हेलो एवरीवन। अगला कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन बनाते हैं हम लोग कैश फ्लो स्टेटमेंट से। तो पहले देख लेते हैं सवाल है, ये बैलेंस शीट है जिसमें दिया हुआ इक्विटी एंड लायबिलिटी में दिया हुआ शेयर होल्डर्स फंड में शेयर कैपिटल है 2021 में। प्रीवियस ईयर वाला कॉलम बाद में, करंट ईयर वाला कॉलम पहले है ना। तो 2021 का ये बैलेंस है और 2022 का ये बैलेंस। तो शेयर कैपिटल शुरू में था कितना, 10 लाख, अब वो हो गया है 14 लाख। और रिजर्व एंड सरप्लस जिसमें कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस है वो कितना है, शुरू में था 4 लाख, अब वो हो गया 5 लाख। फिर नॉन करंट लायबिलिटी में लॉन्ग टर्म बोरोइंग है, वो था पहले 1,40,000, अब वो हो गया है 5 लाख। और करंट लायबिलिटी में ट्रेड पेएबल है जो कि शुरू में था 60,000, अब हो गया वो 1 लाख। और शॉर्ट टर्म प्रोविजन है, प्रोविजन फॉर टैक्स, वो 60,000 से हो गया 80,000। ये हो गया लायबिलिटी साइड में। और एसेट साइड में है नॉन करंट एसेट्स में क्या है, फिक्स्ड एसेट्स के अंदर तो टेंजिबल एसेट्स ये नोट दिया हुआ है, इसका नोट नंबर 1 उसमें दिया हुआ। टेंजिबल एसेट में क्या है, तो मशीन है। मशीन जो शुरू में था 10 लाख का, अब हो गया 17,60,000 का। और उस पर अब तक में जो डेप्रिसिएशन हुआ है, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, वो दिया हुआ है 1 लाख शुरू में, अब वो डेप्रिसिएशन बढ़कर हो गया 1,60,000। तो इस तरह से जो एसेट का बैलेंस निकल करके कितना बच रहा है, शुरू का 9 लाख और अब का 16 लाख। ये है डिटेल, ठीक है। उसके बाद में करंट इंटेंजिबल एसेट्स में गुडविल है जो शुरू में 2 लाख था, अब वो 1,40,000 हो गया। और करंट एसेट्स में इन्वेंट्री 2 लाख का था, अब हो गया वो 2.5 लाख। ट्रेड रिसीवेबल 3 लाख का था, अब वो हो गया 5 लाख का। और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट जो 60,000 था शुरू में, अब हो गया वो 90,000। तो हमें बनाना कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो भाई यहां पे चूंकि प्रोविजन फॉर टैक्स है तो, और अच्छा यहां पे एक और इंफॉर्मेशन नीचे दी हो, टैक्स पेड ड्यूरिंग द ईयर 70,000, ठीक है। तो इस स्थिति में हम क्या करेंगे, प्रोविजन फॉर टैक्स का अकाउंट बना देते हैं, ठीक है। तो यहां पे करते हैं, ठीक है, प्रोविजन फॉर टैक्स का अकाउंट बनाते हैं। चूंकि एक तो प्रोविजन फॉर टैक्स का बैलेंस शीट के अंदर बैलेंस दिया हुआ है और दूसरा उसके बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन भी है। तो हम लोग क्या बताया, जब कभी भी कोई भी एसेट और कोई भी लायबिलिटी के रिगार्डिंग किसी तरह का कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, उस स्थिति में उसका अकाउंट बना लेना चाहिए, जिससे कि उसमें जो हिडन इंफॉर्मेशन है, जिन सारी बातों का पता नहीं चल पा रहा उसके रिगार्डिंग, उसका भी पता चल जाए, जिसका कि कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने में जरूरत पड़ेगा। तो प्रोविजन फॉर टैक्स ये लायबिलिटी है ना। तो इसका जो ओपनिंग बैलेंस होगा उसे दिखाएंगे क्रेडिट में बाय बैलेंस बीडी। ओपनिंग बैलेंस कितना है, 60,000, ठीक है। और जो क्लोजिंग बैलेंस है उसे दिखाएंगे डेबिट में, टू बैलेंस सीडी। ये कितना, तो क्लोजिंग बैलेंस है 80,000, ठीक है। और जो टैक्स पे किया गया है इसे यहां दिखाएंगे, टू कैश या बैंक अकाउंट, है ना, टैक्स पेड, ये दिखा दिया यहां कितना पे किया गया, 70,000। अब टोटल करेंगे तो ज्यादा टोटल इस तरफ है, 70,000 और प्लस 80,000 मिलाकर हो गया 1,50,000, 1.5 लाख रुपया। इसी 1,50,000 को यहां भी लिखा। जो बैलेंसिंग फिगर आएगा वो हमारा आएगा, जो नया प्रोविजन हुआ ड्यूरिंग द ईयर टैक्स का, वो आ जाएगा। लिखेंगे बाय स्टेटमेंट ऑफ पीएल अकाउंट। प्रोविजन, नया जो प्रोविजन हुआ कितना हुआ, तो 60,000 माइनस 60,000, 1.5 लाख में 60,000 घटाते हैं तो बैलेंसिंग फिगर कितना आता है हमारा, 90,000। ये 90,000 साल के दौरान टैक्स का प्रोविजन हुआ है, ठीक है। और अगर ये दिया रहता है प्रोविजन फॉर टैक्स, तो हमारा बैलेंसिंग फिगर निकल जाता क्या, टैक्स पेड, ठीक है। अब इसके बाद में हम लोग एक और अकाउंट बनाने की जरूरत होगी। नहीं, ये तो इसी से पता चल जाएगा, चूंकि एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन भी दिया हुआ है और एसेट का बैलेंस भी दिया हुआ है।
ठीक है, तो अब बना लेते हैं हम लोग कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो सबसे पहले क्या चाहिए भाई हमें, ये सबसे पहले कौन सा एक्टिविटी से कैश के फ्लो का कैलकुलेशन करेंगे, तो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इसके बाद इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से कैश के फ्लो का कैलकुलेशन, और उसके बाद फाइनेंसिंग एक्टिविटी से कैश के फ्लो का कैलकुलेशन। तो पहले कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, इसमें हमें सबसे पहले क्या चाहिए, तो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। तो नेट प्रॉफिट तो है, कैसे है, तो जो प्रॉफिट का बैलेंस दिया हुआ है, बिगिनिंग ऑफ द ईयर प्रॉफिट 4 लाख था, अब वो प्रॉफिट बढ़कर 5 लाख हो गया है। 2021 में 4 लाख था, अब वो बढ़कर 5 लाख हो गया, यानी करंट ईयर में 1 लाख रुपया प्रॉफिट कमाया गया। तो वो लिख देते हैं 5 लाख माइनस 4 लाख, तो ये प्रॉफिट आ गया हमारा 1 लाख। और इस प्रॉफिट में चूंकि हमें क्या चाहिए, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम, तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम तो नहीं है पर टैक्स है यहाँ पे, तो उस टैक्स को जोड़ देते हैं। तो कितना हुआ है उसे ऐड करते हैं, ऐड प्रोविजन फॉर टैक्स, कितना 90,000, ये जोड़ दिया, तो अब जो बैलेंस आया 1,90,000, ये हमारा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। तो ये जो यहां पे हम लोगों ने निकाला नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम 1,90,000, ये हम लोग वर्किंग में करके नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम सीधा निकाल लेते हैं, और उसे ही यहाँ पे 1,90,000 नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम लिख सकते थे, ऐसा भी कर सकते थे। अब इसमें क्या करेंगे, इसमें नन कैश और नन ऑपरेटिंग आइटम्स का एडजस्टमेंट किया जाएगा। तो क्या किया जाएगा, जो नन कैश और नन ऑपरेटिंग एक्सपेंस हैं उन्हें इस नेट प्रॉफिट में जोड़ा जाएगा, और जो नन कैश और नन ऑपरेटिंग इनकम्स हैं उन्हें इस नेट प्रॉफिट से घटाया जाएगा। तो एड नन कैश एंड नन ऑपरेटिंग एक्सपेंस क्या सारा है, तो भाई एक तो सबसे पहले डेप्रिसिएशन दिख रहा है, जो शुरू सब मिलाकर ये बिगिनिंग ऑफ द ईयर ये जो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन था 1 लाख था, अब वो डेप्रिसिएशन बढ़कर 1,60,000 हुआ ड्यूरिंग द ईयर। इसका मतलब क्या हुआ, कितना डेप्रिसिएशन हुआ है, 60,000 का डेप्रिसिएशन हुआ है। तो उसे जोड़ेंगे, एड डेप्रिसिएशन इतना, तो 60,000। और गुडविल राइट ऑफ हुआ है, कैसे, तो गुडविल था हमारा जो शुरू में 2 लाख का, अब वो 1,40,000 का है, तो साल के दौरान 60,000 गुडविल राइट ऑफ किया गया, उसे भी जोड़ना है, गुडविल रिटर्न ऑफ कितना बताया, तो 2 लाख से 1,40,000 हुआ, मतलब 60,000, ये भी है। और नन कैश और नन ऑपरेटिंग एक्सपेंस कुछ नहीं है, और ना ही नन कैश और नन ऑपरेटिंग इनकम है जिससे कि घटाया जाता है, लेकिन वो है नहीं। तो इसे जोड़ते हैं, 60 1,20,000, इस 1,20,000 को इसके साथ जोड़ दिया तो कितना आ गया, 3,10,000। इसके बाद में इसमें करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी का एडजस्टमेंट किया जाएगा। ये जो हमारा निकल कर आया, ये आया ऑपरेटिंग प्रॉफिट, थोड़ा ऊपर से लिखते हैं, ऑपरेटिंग
प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेज कितना आया? तो आया ये 3,10,000। अब इस नेट प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेज में हम करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी का करेंगे एडजस्टमेंट। तो क्या करेंगे? करंट एसेट्स अगर घट रहा है तो उसे जोड़ेंगे, और करंट लायबिलिटी अगर बढ़ रहा है तो उसे जोड़ेंगे, और घटाएंगे क्या? तो करंट एसेट्स अगर बढ़ रहा है तो घटाएंगे, और करंट लायबिलिटी अगर घट रहा है तो घटाएंगे। तो देखते हैं यहाँ पे सबसे पहले ये करंट लायबिलिटी का ट्रेड पेएबल है, वो क्या हुआ? 60,000 से 1,00,000 हो गया। तो करंट लायबिलिटी बढ़ रहा है तो क्या करेंगे? जोड़ेंगे। एड इंक्रीज इन ट्रेड पेएबल। कितना इंक्रीज हुआ? तो 60,000 से 1,00,000 हो गया, 40,000। और दूसरा करंट लायबिलिटी शॉर्ट टर्म प्रोविजन है, जिससे हमने ये प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट बनाकर निकाला, प्रोविजन फॉर टैक्स, है ना? तो उससे कुछ नहीं करना। अब आ जाता है करंट एसेट्स में। तो करंट एसेट्स में इन्वेंट्री है, इन्वेंट्री हमारा 2,00,000 से 2,50,000 हुआ। तो क्या बताया मैंने? करंट एसेट्स अगर बढ़ रहा है तो घटाएंगे, तो ये 2,00,000 से हो गया 2,50,000, ठीक है? तो इसे घटाएंगे, लेस इंक्रीज इन क्या? तो इन्वेंट्रीज कितना बढ़ गया? 50,000। इसे घटाना है तो इसे ब्रैकेट में, और उसके बाद में ट्रेड रिसीवेबल। ट्रेड रिसीवेबल हमारा ये भी बढ़ रहा है, ये भी क्या हो रहा है? बढ़ जा रहा है। 3,00,000 से हो गया 5,00,000। तो करंट एसेट बढ़ेगा तो उसे घटाएंगे, तो लेस इंक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल। कितना इंक्रीज किया ये? तो ये 3,00,000 से 5,00,000 हो गया, 2,00,000 इंक्रीज किया, 2,00,000। इसे भी घटाना है, तो घटने वाला आइटम कितना हो गया? 2,00,000 प्लस 50,000, और जुटने वाला 40,000। तो कुल मिलाकर घटने वाला ही बचेगा। 2,50,000 नेगेटिव और 40,000 पॉजिटिव है प्लस में। तो 2,50,000 में 40,000 घटा दिया तो कितना निकल कर आया? 2,50,000 में 40,000 घटाया तो 2,10,000, जो कि यहाँ पे घटाया जाना है, ठीक है? तो 3,10,000 में 2,10,000 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 1,00,000 प्लस में, ठीक है? और इसमें से हम जो टैक्स पे किया गया है ड्यूरिंग द ईयर उसे घटाएंगे, तो उसके बाद क्या निकल करके आएगा? उसके बाद निकलेगा नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। अगर टैक्स पेड नहीं रहता तो नहीं घटाते, जैसा कि पीछे के सवाल जितने सारे बनाए उसमें टैक्स पेड नहीं था तो नहीं घटाते, लेकिन अगर है तो टैक्स पेड को यहाँ पे डिडक्ट करेंगे। लेस टैक्स पेड। टैक्स पेड कितना है? ये 70,000 है ना, जो कि यहां भी दिखाया था हमने। तो 70,000 इससे घटाया जाएगा, तो घटाया तो निकल कर आया 30,000। ये 30,000 हुआ हमारा नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। अब ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी से कैश का फ्लो कैलकुलेट हो गया। अब इसके बाद बारी आती है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी की। तो सेकंड कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। तो भाई इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में क्या आता है? तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में नॉन करंट एसेट्स, मतलब कि फिक्स्ड एसेट्स का खरीदना, फिक्स्ड एसेट्स का बेचना, और फिक्स्ड एसेट से होने वाले किसी तरह की कमाई, ये सारा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का पार्ट।
तो फिक्स्ड एसेट में सबसे पहले तो वो जो टेंजिबल एसेट में मशीन था वो पहले 10 लाख का था, वो 7,60,000 का हो गया, बढ़ गया। तो खरीदा तो बढ़ा, खरीदा तभी ना बढ़ेगा वो। तो 10 लाख से 17,60,000 का हो गया। कितना खरीदा? पहले से 10 लाख तो था ही, 7,60,000 का और खरीदा। तो इसे दिखाते हैं, परचेज ऑफ मशीनरी कितना? 7,60,000। अच्छा, मशीन परचेज किया तो कैश का आउटफ्लो हुआ, ठीक है। इसके बाद में और नॉन करंट एसेट्स में ऐसा कोई परचेज सेल नहीं हुआ है, ठीक है। तो ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में कैश का आउटफ्लो है कितना? 7,60,000 कैश। अब जब आउटफ्लो हुआ है तो ये क्या कर लिखेंगे इसे? कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। इसके बाद बारी आता है कौन सा एक्टिविटी का? तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी का। तो वो थर्ड, तीसरा स्टेप, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, ठीक है। थोड़े से लिख लेते हैं, ठीक है। तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी में क्या? शेयर इशू करना, शेयर रिडीम करना, डिवेंचर इशू करना, डिवेंचर रिडीम करना, लोन लेना, लोन चुकाना, या इंटरेस्ट पे करना लोन पे, या डिविडेंड पे करना शेयर्स पे, ये सारा फाइनेंसिंग एक्टिविटी का पार्ट है। तो देखते हैं क्या है भाई। तो शेयर कैपिटल 10 लाख से 14 लाख हो गया, मतलब 4 लाख का नया शेयर इशू हुआ है, तो कैश का इनफ्लो है। देखते हैं, प्रोसीड्स फ्रॉम इशू ऑफ शेयर्स कितना? तो 10 से 14 हुआ तो 4 लाख, ये कैश का इनफ्लो है। और इसके अलावा लॉन्ग टर्म बोरोइंग, ये हमारा शुरू में था 1,40,000, उधार हमारे ऊपर था 1,40,000। अब वो उधार जो है हो गया है 5 लाख, यानी और कितना लिया? तो जो डिफरेंस है 1,40,000 से 5 लाख हो गया, यानी कि कितना ले लिया? और तो 5 लाख अभी है कर्जा उधार, पहले वो 1,40,000 था, तो और कितना पैसा लिया? तो लिया है 60,000 और 3,60,000 रुपया बोरोइंग और किया, उधार और लिया मार्केट से। तो ये कैश का इनफ्लो है। इसे थोड़ा ऊपर लिखते हैं, 4 लाख, और यहां लिख देते हैं इंक्रीज इन लॉन्ग टर्म बोरोइंग कितना? 3,60,000 रुपया और उधार लिया मार्केट से, तो और पैसा आया, कैश का इनफ्लो हुआ। ये दोनों कैश का इनफ्लो हुआ है, यानी फाइनेंसिंग एक्टिविटी में कैश का केवल इनफ्लो हुआ है, जबकि इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में केवल कैश का आउटफ्लो हुआ 7,60,000, ठीक है। तो ये हमारा कैश का इनफ्लो है। कौन सी एक्टिविटी में भाई? तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी में कितना? 4 3 7 7,60,000, ठीक है। ये हो गया। अब इसके बाद में क्या करेंगे? 30,000 हमारा ऑपरेटिंग एक्टिविटी में कैश का फ्लो है, और इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में 7,60,000 कैश का आउटफ्लो हुआ है, कैश यूज हुआ है, और फाइनेंसिंग एक्टिविटी में 7,60,000 कैश का इनफ्लो हुआ है। इसे लिख सकते हैं, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। तो इन्वेस्टिंग में 7,60,000 का आउटफ्लो हुआ, कैश यूज हुआ, और फाइनेंसिंग में 7,60,000 रुपया आया, मिलाकर ये दोनों मिलाकर तो नील हो गया। तो बचा कितना? ये 30,000 रुपया, 30,000। यही हमारा नेट इंक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। नेट इंक्रीज इन कैश
एंड कैश इक्विवेलेंट। ठीक है, अब इसमें हम जब ओपनिंग कैश, थोड़ा और ऊपर कर लेते हैं क्या, जगह की कमी है, इसे थोड़ा ऊपर से लिखते हैं, है ना, 30,000, ये हो गया हमारा नेट इंक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। अब ये जो नेट इंक्रीज हुआ है कैश में, इसमें हम जब ओपनिंग कैश जोड़ेंगे, ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट जोड़ेंगे तो हमारा क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट आ जाना चाहिए। तो ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट इतना है, कितना, 60,000। तो ऐड करते हैं, ऐड ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, कितना, 60,000। 60,000 ही है ना, ये जोड़ दिया तो हमारा 60 + 30 आ गया 90,000। 90,000 ही हमारा क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है ना। ठीक है, तो ये सवाल हमारा बन गया। यहां पे लिख देंगे क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। ठीक है, तो ये बन गया एक और सवाल। इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।